जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इससे पहले मैं 2 वीडियो बाबा साहब के ऊपर बना चुका हूं और वो वीडियो संविधान के ऊपर थे। ये तीसरा वीडियो है मेरा संविधान पर। इसमें संविधान की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इस पर चर्चा करना है। और बाबा साहब संविधान सभा कैसे पहुंचे, किन परिस्थितियों में पहुंचे, इस पे भी चर्चा करना है। और उन्होंने संविधान के लिए क्या किया, किस तरह संविधान को एक प्रारूप दिया, उस पे भी चर्चा करना है। तो साथियों, ये बात है सन 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आया हुआ था और भारतीयों ने या कांग्रेसियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तब लॉर्ड बर्कनहेड ने इनको चुनौती दी थी संविधान बनाने की और बोला था संविधान ऐसा बनना चाहिए जो सभी वर्गों को मंजूर हो। तो डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 29 संस्थाओं ने हिस्सा लिया और संविधान बनाने का प्रयास किया। पर यह संविधान सभी वर्गों के अनुरूप नहीं था, जिससे इसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद सन 1945 में शप्रू ने संविधान बनाने का प्रयास किया और उसको एक बेहतर प्रारूप देने का प्रयास किया, पर वो भी सफल नहीं हो पाए। इस कारण उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। साथियों, ये वक्त है 1946 के चुनाव का और 1946 में भारत में 2 चुनाव होने थे। एक तो भारतीयों को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए चुनाव होना था और दूसरा संविधान सभा के लिए या संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। जो अंतरिम सरकार के गठन हेतु चुनाव होना था, उसमें भारत में 1585 प्रतिनिधि अर्थात विधायकों का चुनाव कराना निश्चित हुआ था, जिसमें हिंदुओं की संख्या 778 थी, मुस्लिमों की 517 थी, अनुसूचित जाति के लोगों की 177 थी, सिखों की 36 थी, भारतीय ईसाइयों की 21 थी, एंग्लो इंडियन की 12 थी, यूरोपियन 46 थी, आदिवासियों की 25 सदस्य नामित किए गए थे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पैसे की कमी के कारण बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने सिर्फ 59 प्रत्याशी पूरे भारत के चुनाव में उतारे थे, जिसमें बंगाल के बोरीसाल से जोगेंद्र नाथ मंडल ही चुनाव जीत पाए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी बंगाल में सोहरावर्दी मंत्रिमंडल में कानून, लोक निर्माण विभाग और आवास मंत्री के रूप में चुने गए। बाबा साहब ने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि वे पहले से ही केंद्र सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी में PWD तथा लेबर मेंबर के रूप में थे और ये पद इससे बड़ा था। जो विधायक चुने जा रहे थे वो पद इनसे बड़ा था। इसलिए बाबा साहब ने 1946 के अंतरिम सरकार के गठन के लिए चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। भारत की अंतरिम सरकार अगस्त 1946 में गठित की गई, जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री के तौर पर मुस्लिम लीग की सिफारिश पर बने। जिन्ना पहले तो अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मना कर रहे थे, पर 5 अक्टूबर 1946 को जिन्ना ने 5 लोगों की लिस्ट जवाहरलाल नेहरू को सौंपी। भारत के अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए उन्होंने ये 5 लोगों की लिस्ट सौंपी थी। इसके पश्चात 8 जुलाई को संविधान सभा के सदस्य के लिए
बाबा साहब का नामांकन पत्र भरा गया, जिसमें अनुमोदक जोगेंद्रनाथ मंडल, नागेंद्र नारायण राय रंगपुर से थे। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव हुआ, जिसमें बाबा साहब को स्वतंत्र उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत मिले थे। बाबा साहब का समर्थन 7 विधायकों ने अर्थात 7 प्रतिनिधियों ने किया था, जिसमें जोगेंद्रनाथ मंडल थे जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव जीते थे और इनका बोरीशाल का क्षेत्र था। दूसरे थे नागेंद्र नारायण राय जो निर्दलीय थे रंगपुर से। तीसरे थे मुकुंद बिहारी मलिक, ये भी निर्दलीय थे खुलना से। चौथे थे द्वारिकानाथ बरूरी, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि थे फरीदपुर से। पांचवें थे गयानाथ विश्वास, ये भी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे तंजौल से। छठे थे क्षेत्रीनाथ सिन्हा, ये भी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे रंगपुर से। सातवें थे वीर विसी, ये भी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे मुर्शिदाबाद से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल जी की सहायता से संविधान सभा में बंगाल से चुनकर जरूर आए थे, परंतु बाबा साहब ये जानते थे कि कांग्रेस जरूर कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो जाएं। इसलिए बाबा साहब ने संविधान सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही 15 अक्टूबर 1946 से 15 नवंबर 1946 तक इंग्लैंड की यात्रा की और वहां पर विभिन्न राजनैतिक व्यक्तियों से मिले, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, पूर्वकालिक सर सैमुअल होर तथा हाउस ऑफ कॉमन्स की इंडियन कमेटी कार्यालय की बैठक में विशेषतः लॉर्ड पथिक लॉरेंस भारत सचिव, चर्चिल, एटली से जो है भारत में दलितों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, क्योंकि यह विभाजन के लिए निर्धारित नीति का उल्लंघन था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नेहरू को सूचित किया कि या तो जसौर और खुलना को भारत में रहने दिया जाए अथवा डॉक्टर अंबेडकर को विभाजित भारत के किसी अन्य स्थान से संविधान सभा में भेजने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा इस मुद्दे का हल निकलने में अर्थात भारत की आज़ादी मिलने में समय लग सकता है। और कांग्रेस बाबा साहब के अकाट्य तर्कों से भी बचना चाहती थी कि कहीं उन्हें बाबा साहब की नाराजगी न झेलनी पड़े। इन सब के होते हवाते 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में स्थित चैम्बर के पुस्तकालय भवन में शुरू हुई। इस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात उन्होंने फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर अपना भाषण दिया, जो कि पूरे संविधान प्रारूप का सार था, जो कांग्रेसियों तथा अन्य नेताओं ने इसको रचा था। कांग्रेसियों के मन में थी, जिसमें BN राव सहित राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं जैसे कि सरदार पटेल और सप्रू जयकर आदि भी शामिल थे, परंतु इस प्रारूप को 17 दिसंबर 1946 में बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने दिए गए पहले भाषण में इसकी सभी कमियों को उजागर कर दिया तथा अपने इस भाषण तथा इससे संबंधित अपने विचारों को बाबा साहब ने अपनी पुस्तक स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में प्रकाशित किया।
3 जून 1947 को भारत बंटवारे का प्लान आया तथा बाबा साहब के दोबारा चुनकर आने से पहले ही ये पुस्तक उन्होंने छपवा दी थी और सभी कांग्रेसियों के हाथ में ये पुस्तक जा पहुंची थी। हालांकि बाबा साहब ये पुस्तक संविधान सभा में सभी को देना चाहते थे, पर कांग्रेसियों के हाथ में ये पुस्तक पहले ही पहुंच गई थी, जिससे सभी विस्मय में पड़ गए थे कि एक बाबा साहब अकेले वो काम कैसे कर दिए जो हम सब मिलकर इतने वर्षों में नहीं कर पाए। 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई योजना के अनुसार देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, जिससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 रह गई। 30 जून को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाबा साहब को दोबारा संविधान सभा में भेजने के लिए कहा। 22 जुलाई 1947 को हुए उपचुनाव में मुंबई प्रांत से बीजी खरे के सहयोग से संविधान सभा सदस्य के रूप में बाबा साहब को दोबारा चुन लिया गया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों एवं देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान निर्माण के लिए कुल 23 समितियां बनाई गई थीं। इस संविधान सभा में वैसे तो बाबा साहब ने बहुत से भाषण दिए थे, पर उनके दो महत्वपूर्ण भाषण थे, जो कि एक 17 दिसंबर 1946 और दूसरा 4 नवंबर 1948 का था, जिस पर पूरा संविधान निर्भर करता है, जिस पर चर्चा कर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। कुल 43 बैठकें प्रारूप समिति ने आहूत की, जिसमें बाबा साहब के अलावा संयुक्त सचिव विधानसभा एस.एन. मुखर्जी ने सभी बैठकों में भाग लिया था। हालांकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को स्वयं द्वारा तैयार एक नया मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष के पास भेजा। इसे 26 जनवरी 1948 को भारत सरकार के गजट के रूप में प्रकाशित किया गया, ताकि इस पर सभी पक्षों की राय ली जा सके। इसके लिए लगभग 8 महीने का समय दिया गया। इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 4 नवंबर को मसौदे पर बाबा साहब का एक विस्तृत भाषण हुआ। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दोबारा चर्चा चली। 14 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक तीसरी चर्चा चली। बी.एन. राव के मसौदे में 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थीं। अंतिम प्रारूप में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। इस दौरान 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 संशोधनों पर चर्चा व बहस हुई और इस बहस का समाधान बाबा साहब को करना पड़ा। बाकी 5,162 संशोधन बेकार साबित हुए। इतने वाद विवाद और हजारों संशोधनों के पश्चात भी बाबा साहब बहुत कुछ संविधान में शामिल नहीं कर पाए थे, जिसका विवरण उन्होंने अपने साहित्यों में दिया है, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। नंबर 1 पृथक निर्वाचन मंडल, नंबर 2 पृथक बंदोबस्ती, नंबर 3 आनुपातिक हिस्सा, नंबर 4 पूर्ण आजादी। साथियों, इन चारों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।